So welcome students, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on class 8 physics and this is the third chapter and the name of the chapter is force and pressure. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फोर्स और प्रेशर के बारे में जानेंगे. ठीक है, अभी तक के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, अभी तक के जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे उसमें आप लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा. यहाँ पे हम एक नया शब्द लेके आ रहे हैं, फोर्स. ये फोर्स फिजिक्स की दुनिया में बहुत ही कॉमन सा टर्म है और बहुत ही यूज होता है क्योंकि बिना फोर्स के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है. इसी स्टेटमेंट को हमने पहले कुछ चैप्टर में ऐसा पढ़ा हुआ था कि बिना एनर्जी के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती. विदाउट एनर्जी नो वर्क इज डन, विदाउट एनर्जी नो एक्टिविटी इज डन. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि फोर्स नाम की चीज क्या है. ठीक है, तो चलो फोर्स को इमेजिन करते हैं कि आप लोग फोर्स वैसे बहुत कॉमन शब्द है, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन फोर्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि फोर्स होता क्या है. ठीक, तो कैसे बोल सकते हैं अपन? हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, अगर कोई बॉडी शांत, जैसे लेट अस सपोज दैट आपके पास एक टॉय कार है. अब वो टॉय कार रखी हुई है, जब तक उसके ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी. ठीक, एक बात मेरे को समझ में आ रही है कि मेरे पास एक टॉय कार है, वो रेस्ट की कंडीशन में रखी हुई है, रुका हुआ रखा हुआ है, और जैसे इसके ऊपर पीछे से आप धक्का देते हो, पीछे से फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, वो कार मूविंग कंडीशन में आ सकती है. ठीक, एक बात. दूसरी बात क्या होगी, अगर कोई टॉय कार मूविंग कंडीशन में है और आपने जाके उसको सामने से रोक दिया, रोक देने का मतलब क्या, तब भी आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दे रहे हो. मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले कोई रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हैं या मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं. एक बात. दूसरी बात, आप लोगों ने देखा अगर आपके पास में एक सॉफ्ट सी बॉल है, ठीक, अगर आप क्या करते हो, दोनों तरफ से उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, उसको दबाते हो, तो क्या होगा, वो बॉल का शेप चेंज हो जाएगा, वो थोड़ी सी पिचक जाएगी. ठीक, जब बॉल का शेप चेंज हो गया, उसका साइज भी हो सकता है चेंज हो जाए. अगर मैं क्या बोलता हूं, जैसे स्पंज जैसी बॉल है, उसको मैंने क्या किया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो क्या देख रहा हूं, उसका पूरा का पूरा साइज ही कम हो जा रहा है, मतलब शेप भी चेंज हो जा रहा है, साइज भी चेंज हो जा रहा है. इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक इलास्टिक को पकड़ा और पकड़ के दोनों तरफ से स्ट्रेच कर रहा हूं, तब भी मैं फोर्स ही अप्लाई कर रहा हूं, तब भी क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो जा रहा है, उसका साइज चेंज हो जा रहा है. ठीक, तो फोर्स क्या चीज है, फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी को अगर वो रेस्ट में रखा है तो मोशन में ला सकती है, मोशन में रखा है तो रेस्ट में ला सकती है, यहां तक कि किसी बॉडी का शेप, साइज और वॉल्यूम भी चेंज कर सकती है. इस टाइप की एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. ठीक, आई बात समझे. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो रेस्ट की कंडीशन रखा हुआ है, लेकिन तब भी वो मूविंग कंडीशन नहीं आ रहा. लेकिन फोर्स की टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो कोशिश करेगा कि उसको रेस्ट से मोशन में ला दे या मोशन से रेस्ट में ला दे. ठीक, तो फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी बॉडी को चाहता है या कोशिश करता है या उसको रेस्ट से मोशन में ला देता है या मोशन से रेस्ट में ला देता है या फिर उसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करता है. तो इसी चीज के बारे में हम जानेंगे, इसको हम बोलते हैं फोर्स. तो फोर्स के बारे में एक चीज और जान लीजिए, आपकी फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है. तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जो कि सर आइजैक न्यूटन के ऊपर दी हुई है. और फोर्स का एक फॉर्मूला और जान लो आप. फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये न्यूटन बनती है, जो फोर्स की एसआई यूनिट 1 न्यूटन है. 1 न्यूटन कितना होता है, मास की एसआई यूनिट होती है 1 kg और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है 1 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको अगर मैं ग्राफिकली समझूं तो समझो कि मेरे पास अगर एक मास है, मेरे पास एक मास है जो कि 1 kg का मास है. इस 1 kg के मास पे मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. मैंने क्या किया, 1 kg के मास पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. तो ये मास, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाएगा. इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो अगर मेरा 1 kg का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है तो मैं बोलूंगा कि वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स मेरा 1 न्यूटन कहलाता है. आई बात समझे. तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारे फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया. ठीक, अब फोर्स का एक नया चीज हम जान रहे हैं, उसको बोल रहे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही अपन दूसरा नाम देते हैं टॉर्क, या टॉर्क के अलावा इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक, तो चलिए जानते हैं टॉर्क क्या होता है, या टॉर्क को हम सिंपली बोलते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या है, इसको थोड़ा और इमेजिन करते हैं. कैसा, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. आप लोगों ने दरवाजा देखा होगा, ठीक है,
लेट अस सपोज इट कि ये मैं एक दरवाजे का एक पिक्चर इमेजिन करता हूँ, ठीक है, और ये एक मेरी एक्सिस है जो कि मेरी दरवाजे के कॉर्नर से मैं इमेजिन किया हूँ कि ये है। तो मैं देखता हूँ कि दरवाजे में क्या होता है, दरवाजे में कई जगहों पे हिंज लगे होते हैं, इसको हिंज बोलते हैं या पिवटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि 3 हिंज लगे हुए हैं और ये दरवाजे का हैंडल यहां पास कहीं पे आपके होता है, ठीक। अब जैसे आप इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हो तो क्या करते हो, आप इस हैंडल को पकड़ के इस पे फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, इसको एक लीवर आर्म मिलता है यहां तक का, और ये क्या होता है, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब आपने फोर्स तो यहां लगाया हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हिंज पे क्या कर रहा है, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, ये दरवाजा अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, अपनी ही जगह पे रोटेट कर जाएगा। तो इसी रोटेशनल इफेक्ट को या इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। हमने टॉर्क बोला या मोमेंट ऑफ फोर्स बोला, दोनों एक ही शब्द, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। इसी का और एग्जांपल समझ लो, जैसे आप लोगों ने नट वगैरह को देखा होगा, ऐसा आपके पास एक नट होता है, जब आपको नट को ओपन करना होता है तो क्या करते हो आप एक लीवर को यूज करते हो, ऐसा कुछ लीवर यूज करते हो, ठीक। इसमें क्या होता है, आप यहां पे फोर्स अप्लाई करते हो, आप क्या करते हो, यहां पे एक फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे आप यहां पे एक फोर्स अप्लाई करते हो तो ये नट क्या करता है, नट को टर्न करने की कोशिश करता है, इसको रोटेट करने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक रोटेटिंग इफेक्ट काम करता है, और जैसे ही आप यहां फोर्स लगा रहे हो तो ये नीचे हो रहा है और आपको क्या हो रहा है, नट गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। जबकि मैंने यहाँ पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन इसका रोटेशनल इफेक्ट मेरे को कहां मिलेगा, इसका रोटेशनल इफेक्ट मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, सब के सब एक ही शब्द है, ठीक। तो चलो अब टॉर्क को हम पढ़ते किस तरीके से, देखो तो टॉर्क के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, इसको हम टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। ये ग्रीक लेटर का शब्द है, जैसे हमारे इंग्लिश में टी होता है वैसे ग्रीक लेटर में टाउ होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, TAU, टाउ। ये टाउ के सिंबल्स उसको डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होता है उसको समझे अपन। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ला रहा है, टर्निंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ये नट मेरा खुल रहा है, ठीक। इस टर्निंग इफेक्ट को मैं मैथमेटिकली मेजर कर सकता हूं। कैसे मेजर कर सकता हूं, मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा, ये मेरा फोर्स काम करेगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है मेरा, और यहां पे मैंने बोला कि इस पॉइंट, इसके सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, इसको यहां पे मैं d की तरह दिखा रहा हूं, ठीक। तो ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी जो SI यूनिट होगी, इसकी जो SI यूनिट होगी, वो SI यूनिट क्या होगी, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। तो इसकी जो SI यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, न्यूटन इनटू मीटर, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट किया हमने, इसको हमने बोला टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। The turning effect of force is known as moment of force, torque, and SI unit is Newton into meter, and the formula for torque is tau is equals to F into D, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। छोटे छोटे दो टॉपिक उठाए हैं, मैं थोड़ा सा फोर्स के बारे में जाना है। फोर्स एक एनर्जी का ही एक एलिमेंट है। इसको आप ये मानो कि मैं किसी भी बॉडी पे अगर एनर्जी एक्सर्ट करता हूं तो मैं इंटरनली एनर्जी एक्सर्ट कर रहा हूं, बट मेरे को प्रैक्टिकली क्या क्या चीज को मेजर करना है, उस एनर्जी का एक कंपोनेंट है फोर्स। उस फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स के थ्रू पे एक्टिविटी हो रही है। अगर फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है और एक लीवर आर्म उसको मिल रहा है तो क्या कर रहा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। ये वाला आपने सीसो देखा होगा, सीसो में भी अब एक तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ वाला बॉडी उड़ जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि बीच में मोमेंट काम करता है। आप लोगों ने देखो, एक बड़े से पत्थर को अगर मुझे उठाना है तो मुझे करना पड़ता है, एक बड़ी सी लकड़ी का एक बड़ा सा वुड लॉग लाना पड़ता है, उसको यहाँ लगाते हैं अपन, और दूसरे एंड पे फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को समझो, आगे बढ़ते हैं अपन। एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक। सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है, इसको समझना जरा। सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर मैंने कोई बॉडी ली हुई है जिसके पास मास है, और मैं इमेजिन करूं कि इस पूरी बॉडी का जो मास है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए,
मैंने बोला मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी को मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि उस बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, तो उसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, उसी पॉइंट को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई रेगुलर फिगर होता है, जैसे मेरे पास एक सर्कुलर फिगर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में हो, क्योंकि एक रेगुलर सिमेट्रिकल फिगर है। इसी तरीके से मैंने क्या बोल दिया, इसी तरीके से मैंने अगर एक स्क्वायर बोल दिया है, तो इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास मेरा इस तरफ होगा। ठीक, अगर मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल दिया जिसके तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है, मेरा एक इमेजिनरी पॉइंट है। अगर मैं पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड इमेजिन करूं, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, उस पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ मास बोलूंगा। सेंटर ऑफ मास समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक चौक है। ठीक, इस चौक को मुझे एक पॉइंट पे बैलेंस करना है, मेरे को, मैं चाहता हूं कि उसको मैं अपने हाथ पे फिंगर पे बैलेंस कर दूं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको अपने फिंगर पे प्लेस कर दूंगा, और जैसे इसको मैं फिंगर प्लेस करूंगा तो मुझे किसी एक पॉइंट के नीचे फिंगर को लगाना पड़ेगा, तो वही जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को अपन खत्म करते हैं, और खत्म करने के बाद इसको थोड़ा सा समझिए, नोट डाउन करो, और हल्का सा इस चैप्टर को रीड करो। जैसे इस चैप्टर को रीड करोगे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, फिर अपन कुछ आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ मास, प्रेशर, इन चीजों से डील करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।